नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई कोई। जनरली शाम को मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन कल कुछ ऐसी घटना घट गई कि मुझे लगा कि फिर से मैं इसे रिवाइज करूं और फिर से थोड़ा स्टडी करके बनाऊं। फिर शाम को 2-4 फ़ोन मेरे पास आए, जिससे मैं रियली डिस्टर्ब हो गया। विषय वही था जो कल प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में भाषण में बोला था। उस विषय को लेकर 2-4 लोग उसे डिस्कस करने लगे। उसमें एक मुस्लिम मित्र का भी फ़ोन था जो कि प्रोफेसर हैं। बातचीत में वो कहने लगे कि भाई ये बताइए कि किसी देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री जो है केवल हिंदुओं का प्रधानमंत्री है क्या? धर्मनिरपेक्ष देश में किसी प्रधानमंत्री का धर्म जो है मंच से सामने आता है? तो मैंने कहा भाई वो एज ए प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे थे, पॉलिटिकल नेता बोल रहे थे, लेकिन गलत है, ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि एज ए नेता बोल रहे थे पार्टी के, बीजेपी के, तो उनको इतनी सुरक्षा सुविधाएं क्यों मिल रही है एज ए प्रधानमंत्री? बात भी सही है और मेरे दिमाग में भी बात थी कि आप स्टेज से किसी धर्म के बारे में कोई नारा बोले, धर्म का जय जयकार लगाए, किसी भी धर्म का, तो क्या ये परमिसिबल है? क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? क्या चुनाव आचार संहिता इसकी इजाज़त देता है? क्या आईपीसी इसकी इजाज़त देता है? तो उसके बाद मुझे लगा कि उनकी बात सही है। कल भाषण में उन्होंने बोला कि स्टेज पर नारा लगाया जय बजरंग बली का। फिर उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने राम को कैद में रखा था, उसी तरह बजरंग बली को कैद में रखना चाहते हैं। अव्वल तो ये बात अजीब है, कांग्रेस ने रामचंद्र को, श्री राम को कहाँ जेल में रखा था, कैद में रखा था? 49 में ताला कोर्ट के फैसले से लगाया गया था। और फिर अगर 49 में कांग्रेस रजीम में ताला कोर्ट के फैसले से लगाया गया था और उसको पीएम मान रहे हैं कि कांग्रेस ने लगाया था, तो फिर 86 में ताला किसने खुलवाया था? किसके रजीम में ताला खुला था? और फिर बजरंग बली कहाँ से इसमें आ गए? बजरंग बली इसलिए आ गए कि कल अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम जो भी, वाक पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा कि बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, पीएफआई पर बैन लगाएंगे। जो भी दल, संगठन, संविधान, कानून का उल्लंघन करके समाज में द्वेष, हैट्रेड फैलाना चाहता है, उस तरह के गठबंधन, उस तरह के संगठन को, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे पीएफआई हो, उस पर बैन लगाएंगे। बैन लगाने कब लगाएंगे ये बताया, लेकिन उड़ गए लोग लेके। कल आपको याद होगा, परसों आपको याद होगा, अपने वीडियो में मैंने कहा था कि शायद मैंने सबसे पहले कहा था ये मामला बवाल मचाएगा बजरंग दल का। और बवाल बचाते छोटे मोटे नेता बोलते कोई बात नहीं, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाते, कोई बात नहीं। पीएम ने इसको मुद्दा बना दिया, रामचंद्र जी को जोड़ दिया अयोध्या में जो ताला बंद था, और बजरंग दल को जोड़ दिया बजरंग बली से। पहले आप देखिए वो क्या रहे हैं, आप भी समझिए उसको। आपने सुना होगा, लेकिन थोड़ा दोबारा सुनिए। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला
ये भी सुनिएगा कि आप जब मतदान केंद्र पे जाएं तो बटन दबा के जय बजरंग बली बोले। सवाल ये क्या हिंदुस्तान में बजरंगबली और राम को मानने वाले ही नागरिक हैं देश के प्रधानमंत्री की निगाह में 26-27 करोड़ अल्पसंख्यक नहीं हैं। अगर आप 2011 का जनसंख्या गणना लें तो 19.11% जो अल्पसंख्यक बताए गए हैं, तो कुल मिला के 25-26 करोड़ अल्पसंख्यक होते हैं। बटन दबाते समय मुसलमान भी कहे जय बजरंगबली, ईसाई भी कहे जय बजरंगबली, सिख भी कहे जय बजरंगबली। फिर ये पॉलिटिकल भाषण नहीं था, ये चुनावी भाषण भी नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल भाषण और चुनावी भाषण में कई पाबंदियां होती हैं। आप इससे नहीं बोल सकते जो चाहे। चुनाव आचार संहिता ही क्या नहीं, आईपीसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराएं भी जो है इस तरह के भाषण को रोकती है। ये हेट स्पीच के कैटेगरी में भी आता है। ये सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर मैमनस फैलाने का ही नहीं, हेट स्पीच के कैटेगरी में आता है। मुझे लगा कि अमित शाह का मामला हुआ जो उन्होंने इसी तरह भाषण दिया था, उसके बाद पीएम का भाषण हुआ, तो जनरली सबके दिमाग में सवाल उठता है कि भाई चुनाव आयोग कहाँ है। मुझे भी लगा चुनाव आयोग जो है आंखें बंद करके सो रहा है, जो चाहे हो रहा है। लेकिन कल देर शाम को जब प्रियांश को मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांश खड़गे को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजी और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हो कि चुनाव आयोग तो जगा हुआ है, लेकिन ये किसी मौके ही पे जगह रहता है, खास मौके पर जगह रहता है। प्रियांश खड़गे ने क्या कहा था उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं ये बता दूं कि बजरंग दल पे पाबंदी को लेके अगर उसे जय बजरंग बली से जोड़ा जा रहा है तो मेरे गार्ड का नाम जो है राम अवतार है, राम का अवतार, उसको तो मैं डांट नहीं सकता हूँ। बजरंगी नाम के, कृष्णा नाम के किसी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि कल के दिन बीजेपी और संघ के लोग कहने लगेंगे साहब कृष्ण भगवान को गिरफ्तार कर लिया गया। साईं बाबा के नाम पे हजारों संगठन, ट्रस्ट और क्या क्या बने हैं, वो अगर कोई हवाला काम करते हैं या कोई साईं बाबा के नाम पे और कोई धंधा करते हैं तो उन पे केस नहीं चल सकता, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये आपने रिलीजियस भावना को और साईं बाबा को के खिलाफ आपने एक्शन ले लिया। ये तर्क अगर कोई समझा सके आप में से तो मुझे समझाइएगा, मेरे समझ के बाहर है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब खड़गे के बेटे को भेजा गया है तो प्रधानमंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को भी नोटिस तो कम से कम भेज दी जानी चाहिए थी। जेपी नड्डा भी कल से ही बोल रहे हैं, वही बजरंग बली और राम को जेल में डालना और कैद में बंद करना, वही पीएम की भाषा वो भी बोल रहे हैं। तो समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं लोग। आइए पहले आप चुनाव आयोग के बारे में, उसके अधिकार के बारे में और चुनाव संहिता के बारे में समझिए। चुनाव आयोग जो है वो संविधान के तहत गठित काम करने वाली एक स्वतंत्र स्वशासी संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है, लेकिन एक बार नियुक्त हो जाने के बाद चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो प्रेसिडेंट के भी जवाब देनी होती है। प्रधानमंत्री सरकार की तो बात ही छोड़िए, प्रेसिडेंट के भी जवाब देने होते हैं, उनको हटाना भी इतना आसान नहीं होता है। चुनाव आयोग को असीमित अधिकार दिए गए हैं चुनाव के लिए। जिस दिन से नोटिफिकेशन चुनाव का किसी राज्य का या पूरे देश का जारी होते हैं, चुनाव का, आम चुनाव का, उस दिन से शासन व्यवस्था परोक्ष तौर पे चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है। जितने सरकारी अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, वो चुनाव आयोग के अंडर आ जाती है। किसी की ड्यूटी कहीं लगा सकता है और कोई भी अफसर, कोई सरकार अगर हटाना चाहे सरकारी अधिकारी को, कलेक्टर हो चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो चाहे डीआईजी, नहीं हटा सकता चुनाव के दौरान जब तक चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं रहेगी। यही नहीं, आप अगर प्राइवेट आदमी आपकी बिल्डिंग को, आपकी कार को चुनाव आयोग कभी भी जब्त कर सकता है चुनाव के कारण से। ये 2008 से पढ़ाया जाता है। और फिर चुनाव आचार संहिता बनाई गई, ये बाद में बनी। 1960 में पहली बार केरल में इसका इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे ये डेवलप करते रहे, उसमें जोड़ते गए, क्योंकि
कुछ एक तरह से स्ट्रीमलाइन पर लाना था, एक तरह से आपको डिसिप्लिन लानी थी, जो चाहे वो न बोल दे, संविधान में जो है संविधान की मर्यादा का ख्याल रखे, समाज की मर्यादा का ख्याल रखे, सामाजिक ताने बाने का ख्याल रखे। खैर, इस समय आचार संहिता काम कर रही है 29 मार्च से कर्नाटक में, उसे मैं आपको बता देता हूँ। वो है 7-8, लेकिन मैं तीन क्लास उसके बता रहा हूँ जो कि यहाँ काम करेगी। पहला है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसे किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपस में नफरत पैदा करे। ठीक, आगे सुनिए। या विभिन्न जातियों, समुदाय, धार्मिक या भाषाई आधार पर तनाव पैदा करे। इसी आचार संहिता में एक क्लास और है, वोट हासिल करने के लिए जात या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। नंबर 3 एक चीज और है जो यहाँ पे तोड़ा गया है बुरी तरह, असत्यापित आरोपों या विकृत के आधार पर अन्य पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं होगी। मतलब बिना किसी बेस के अपने दिमागी विकृत के आधार पे और उन आरोपों के आधार पर जो सत्यापित ना कर सके आप किसी दूसरी पार्टी या उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं करेंगे। मुझे लगता है जो खड़गे के बेटे को जो नोटिस भेजी गई वो तीसरे मामले को लेकर भेजी गई है। असत्यापित आरोप विकृत के आधार पर आप आलोचना नहीं करेंगे। खड़गे के बेटे ने जो कुछ बोला वो सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए नहीं, धार्मिक और जात के आधार पर नहीं बोला। उसने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कल कर दी कि प्रधानमंत्री एक जगह कहीं भाषण में बोले थे कि मैं बंजारों का बेटा हूँ। बंजारों का बेटा भी उन्होंने इसलिए बोला था कि बंजारे नाराज हैं, जो आरक्षण कोटा में शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कुछ फेरबदल किया गया उसको लेके बंजारे नाराज, उनको मनाने की कोशिश चल रही है। और प्रधानमंत्री उसी सिलसिले में बोले कि मैं बंजारा का बेटा। उनकी आदत भी है, कहीं भी किसी प्रदेश के हो जाते हैं, किसी के बेटे हो जाते हैं, किसी कुछ हो जाते हैं, वो ठीक है, पॉलिटिकल उनका अपना एक स्टाइल है। तो उन्होंने ये बोला और उस पर इसने बोल दिया चुनाव क्षेत्र सभा में, ये भी खड़े हैं, उम्मीदवार हैं कांग्रेस के टिकट पे, इन्होंने बोल दिया कि अगर बेटा दिल्ली में बैठा और नालायक हो तो घर को क्या फ़ायदा हो सकता है। पर उस तौर पे ये प्रधानमंत्री बोला गया था, क्योंकि उसको जोड़ा गया कि एक जगह बंजारा का बेटा कहते, उसको जोड़ के इसने कहा ठीक है आपने नोटिस भेज दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और वो बसंत गौड़ा पाटिल जिसने विस्कन्या कहा था, जो एमएलए वहाँ का जो उम्मीदवार है सोनिया गांधी को, उसका क्या, उस पर नोटिस आपने भेजा है? मुझे अभी तक जो पता है वो नोटिस नहीं भेजा है, न उन लोगों ने वापस लिया है। यही नहीं, अभी राजस्थान के कल एक कोई एमएलए ने, बीजेपी नेता ने ये कह दिया कि खड़गे की उम्र 80 साल की है, वो कभी भी जा सकते हैं। उसको लेके बाकायदे कांग्रेस बड़ी नाराज़ है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, सुरजेवाला ने कर्नाटक में किया था और इसका बड़ी चीचा लेदर की। और कांग्रेस ने भी इसे जोड़ा, प्रधानमंत्री से जोड़ा, बीजेपी से जोड़ा कि बिना प्रधानमंत्री जो इस तरह भाषण दे रहे हैं, उन्हीं की सह पाके, उन्हीं की गाइडेंस पाके बीजेपी के नेता जो चाहे वो बोल देते। यहाँ तक कि इतने बुजुर्ग नेता को, कांग्रेस अध्यक्ष को के मरने की दुआ दे रहे हैं। ये गंभीर मामला है। इस मामले को लेकर सुरजेवाला ने काफ़ी कुछ किया था। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी and Rajasthan BJP MLA has made this statement, which translated in English means Congress President Shri Mallikarjun Kharge is now 80 years old and God can just take him away any time. BJP leaders' hatred for the tallest scheduled caste leader in recent history of Karnataka. BJP leaders' hatred at the instance of Prime Minister Modi to abuse the tallest son of soil of Karnataka
who after having been born in a laborer family has risen from the ranks of a bloc president to be the president of Indian National Congress is disgusting, is filthy, is nauseating and is unacceptable and reprehensible. अब ये जो चुनाव आचार संहिता का जो मामला है वो कल का पीएम का भाषण भी सुन लीजिए। ये भी क्लास मुझे लगता है, एक समान बुद्धि से लगता है, उन्होंने कांग्रेस को पे ये आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों से संबंध है, सहायता है। उन्होंने सेना को लेके भी कि सेना का मॉरल कांग्रेस जो है ख़त्म करती है। यहाँ तक कहा कांग्रेस जिस रास्ते से जाती है वहाँ से शांति स्थापित हो जाती है। ये है क्या मामला? ये इसको सत्यापित कर सकते हैं वो? मतलब ये मान लिया गया है कि जो हम कहेंगे चुनाव में ये चारों तरफ हो रहा है। ये बीजेपी 4 कदम आगे है। बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कि रूलिंग पार्टी है और प्रधानमंत्री तो और आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री जो मुस्लिम आदमी ने कहा कि मुस्लिम दोस्त ने मेरे कहा कि देश के हर नागरिक के वो प्रधानमंत्री नहीं हैं। क्या केवल हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री हैं? वो हिंदू नागरिकों के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ आप एक शब्द जब बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, विपक्ष पार्टी कुछ भी बोलती है तो चारों तरफ से हल्ला मचने लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की, बीजेपी के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री सबका होता है, ये पाठ सिखाया जाने लगता है। तो प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए कि वो सबका होता है। डिफेमेशन के केस में आपने सूरत कोर्ट, लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों से सुना होगा कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। मैं पीएम को ऑफेंडर तो नहीं कह सकता, पीएम तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम ये बात सही है कि उनके पर भी आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला जो है वो ये पहली बार दूसरी बार नहीं है, कई बार हो चुका है। कल मैं खोज रहा था तो 2014 में चुनाव आयोग ने माना कि 2014 में गुजरात में उनके खिलाफ 2 मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। वो चुनाव संहिता के उल्लंघन का मामला था। इसी तरह 2019 में 3-4 केस उनके पे थे। एक केस था जो कांग्रेस ने दर्ज किया कि अहमदाबाद में जब वो मतदान केंद्र पे वोट देने गए थे तो वो 1.5 किलोमीटर जो है 2 किलोमीटर उसके बाद अपने भाई के यहाँ गए और वो पूरा एक तरह से इवेंट बन गया। चारों तरफ सुरक्षाकर्मी लोग, एक तरह से वो माना गया कि ये रोड शो था, मतदान के दिन चुनाव प्रचार था। चुनाव आयोग को शिकायत की गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिलचर में सुष्मिता देव उस समय कांग्रेस छोड़ी नहीं थी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के महिला विंग की अध्यक्ष थी। सिलचर या के उनके पीएम के भाषण को लेके जो है उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की। उसमें 3 आरोप लगे थे। एक ही पोलराइजेशन का आरोप लगा था। उसमें उन्होंने कहा था कि पोलराइजेशन का आरोप लगा था, 2 और आरोप लगे थे सेना के इस्तेमाल करने का। वो भी मनाई कि सेना या इस तरह के कोई फ्लैग या कोई भी पोस्टर या सेना के किसी आदमी का अपने साथ नाम नहीं, अपने साथ आप पोस्टर में कहीं नाम न रखें, ये आचार संहिता के तहत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पुलवामा और बालाकोट का बाकायदे जिक्र किया था। यही नहीं, अमित शाह ने एक मीटिंग में भारतीय सेना को मोदी की सेना बता दिया था। चुनाव प्रचार में इसको लेके भी बवाल हुआ। यहाँ तक कि सेना के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को लिख के इसका विरोध दर्ज किया। ये दोनों मामले गए चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। फिर इस मामले को लेके सुष्मिता देव और कांग्रेस को लोग सुप्रीम कोर्ट गए। रंजन गोगोई उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वो पूरा मामला सुना गया, लेकिन उस समय 2 केस और आ गए थे इसी तरह के। वो केस थे आदित्य योगीनाथ के खिलाफ और मायावती के खिलाफ 2019 के आम चुनाव को लेके। उसे लेके कोर्ट बहुत नाराज हुई थी चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग को तलब किया, झाड़ लगाई कि अभी तक आप इस मामले में कार्रवाई क्या की है।
चुनाव आयोग ने रोना रोया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सर हमारे पास उतने अधिकार नहीं है कि हम कोई सजा का या गिरफ्तारी का कोई हमारे पास। कोर्ट ने डांटा उनको कि आपके पास नोटिस भेजने का तो अधिकार है, आप पुलिस में एफआईआर तो करा सकते, ये अधिकार तो आप है, आपने किया ही ये। इसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आई और उन्होंने, जहाँ तक मुझे ख्याल है, योगी आदित्यनाथ को 72 घंटे की रोक लगाई थी चुनाव प्रचार पे और मायावती पर 48 घंटे की रोक लगाई थी। इसी तरह 2-3 लोगों को और उस समय फिर पाबंदी लगाई थी, जिसमें मेनका गांधी भी थी, आजम खान भी थे, आप लोग को याद होगा। चुनाव आयोग के निराश होके पवन खेड़ा ने, जो इनके प्रवक्ता है कांग्रेस के, 2019 में एक बड़ा गंभीर स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्शन कमीशन कुछ सुनता नहीं है, कुछ देखता नहीं है, इन सब चीज़ों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। बड़ी गंभीर बात थी कि आने वाली पीढ़ियां चुनाव आयोग को इस पर कभी नहीं माफ़ करेंगी। इस बार भी सुरजेवाला ने इस मामले को गंभीरता, कांग्रेस ने गंभीरता से लिया, लेकिन अभी कुछ बोला नहीं है। चुनाव को वो समझ रहे हैं कि डाइवर्ट करना चाहती है बीजेपी, लेकिन उसके वो डाइवर्जन में, या अगर वो उस झांसे में आना नहीं चाहते हैं। हेट स्पीच को लेके और समाज में तनाव पैदा करने वाले धर्म और संप्रदाय के और जाति के आधार पर स्पीच ले इतने बढ़ गए हैं, इतने केसेस हैं कोर्ट में कि कोर्ट खुद परेशान है। करीब जब कई केसेस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 29 अप्रैल को सारे देश के सारे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कि सरकार को इंस्ट्रक्शन भेजा है कि इस तरह के मामलों में, हेट स्पीच के मामलों में, आप सुओ मोटो तो अपने से आप कार्रवाई करें, केस करें और कोर्ट में मामला ले जाएं। अटॉर्नी जनरल ने ये प्ली ली कि साहब ये मामला, माफ़ कीजिएगा, ये मामला जो था वो ये पहले जो था 2022 का मामला था। यूएई के एक योग शिक्षक ने याचिका दाखिल की थी। उसमें उसने कहा था कि हमारे मुस्लिम था, हमको इतना धर्म को लेके प्रताड़ित होता हूँ मैं हेट स्पीच से, कई इंस्टांसेस गिनाए। तो उस पर दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के लिए पहले ये था, और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर हेट स्पीच को फाइल नहीं करते हैं, आप पुलिस को कहा था, स्टेट गवर्नमेंट को कहा था, आप हेट स्पीच को फाइल नहीं करते तो आप पे कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई होगी। हेट स्पीच एक सीरियस ऑफेंस है जो धर्मनिरपेक्ष के ताने बाने पर असर डालता है। एक सीरियस ऑफेंस है जो निरपेक्षता के ताने बाने पे असर डालता है, मतलब समाज को तोड़ता है, धर्म के आधार पर तोड़ने के उत्पीड़ित का काम करता है। और उन्होंने फिर 2 जजों की बेंच ने यहाँ ये भी कहा कि अगर अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट संज्ञान लेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। फिर ऑब्जेक्शन लगाया गया जो बाद जो फैसला आया अभी अप्रैल में कि साहब ये तो 2-3 स्टेट के लिए है, पूरे देश के लिए तो है नहीं ये मामला। फिर याचिकाकर्ता ने कहा कि नहीं, आप इसको पूरे देश में, उसने फिर अपने अपील की सुप्रीम कोर्ट से, आप इसे पूरे देश में, तभी 29 अप्रैल को ये फैसला आया है। लेकिन हो क्या रहा है, उसका अमल क्या हो रहा है। मैं कल साइट पे जाके मैंने कल रात में बहुत खोजा कि मुझे ये मिल जाए कि कुल कितने केस चुनाव आयोग के पास जो है आचार संहिता के उल्लंघन का है, कितने में कन्विक्शन हुआ, नहीं मिला। केवल एक जगह से मुझे मिला, ये भी इत्तेफाक देखिए 29 अप्रैल ही का मामला है। 29 अप्रैल को 29 अप्रैल एक और चीज़ इस मामले में हुई है, वो पहले बता दें आपको। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, उन पे 2019 के इलेक्शन को लेके, आचार संहिता तोड़ने को लेके मुकदमा कायम था। झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने उन्हें इस पर सज़ा सुनाई है, 200 रुपया जुर्माना किया है और न देने पे जुर्माना 1 दिन की साधारण सजा का सुनाया है। उन पे ये आरोप था कि चुनाव के दिन वो मतदान केंद्र पे जो है बीजेपी का चुनाव चिन्ह लेके घूम रही थी। ये जीएमएम के
किसी एक कार्यकर्ता ने ये किया था। 29 अप्रैल को जब मैं ये ढूंढ रहा था कि कितने केस है कितने नहीं, तो हमको जो मुख्य चुनाव अधिकारी है कर्नाटक के मनोज कुमार मीणा जी, उनका एक स्टेटमेंट मिला जिसमें जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया है उन्होंने, समाचार एजेंसी को, उस इंटरव्यू में कहा है कि सबसे ज़्यादा कन्विक्शन की रेट जो है वो कर्नाटक में रही है। 50% जो है शिकायतों का, आरोपों का हमने केस निपटा में कन्विक्शन हुआ है। ये भी दावा किया कि हिंदुस्तान के सारे राज्यों से ज़्यादा कहीं इस मामले में कर्नाटक सफल रहा है। 29 को ये स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सब घटना हुई। देखना है मीणा जी क्या कहते। उसके मामले में तो कर दिया, खड़गे के बेटे के मामले में। और उनका देखिए आगे स्टेटमेंट क्या है, कोट, We train our people. The static squad and flying squad teams have got the magistrate power. मतलब जो उनकी टीम है, we train them how to book case, how to present before the court. Unquote. मतलब वो इतना ट्रेन कर रखे हैं, उनको मजिस्ट्रेट पावर भी है जो कर्नाटक के चुनाव आयुष के अंदर लोग काम कर रहे हैं। फ्लाइंग स्क्वाड भी है, स्टैटिक स्क्वाड की टीम भी है, और ये सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ भाषण हुआ, इसका रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये नहीं पहुंच रहा है। सब मिला के आप देखें तो ये बहुत गंभीर मामला है जो दिनों दिन आप रिकॉर्ड उठा देखिए। मैंने कल परसों बताया था कि 4 साल में 2014 से 2018 के बीच वीवीआईपी के कितने हेट स्पीचेस के मामले आए हैं, जो पहले की तुलना में काफ़ी अधिक है, और उनमें ज़्यादातर बीजेपी के नेताओं के हैं। ये आपको मिल जाएगा, एक अध्ययन रिपोर्ट है ये। सवाल ये उठता है कि आप की सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं जिस तरह के काम कर रही हैं, जिस तरह से उनके प्रश्न लगता जा रहा है, जो अधिकार उनको संवैधानिक दिए हैं उन्हें वो बैक सीट पे डाल के, बस्ते में डाल के संवैधानिक सुविधाओं का उपभोग कर रही हैं, तो फिर कैसे ये मामला थमेगा। अब लोगों को ले दे के एक ही चीज़ बची है, वो जुडिशरी की ओर निगाह रखे हुए हैं। और वो भी जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनके कुछ जो स्टेटमेंट आए हैं, जो फैसले आए हैं, उसको लेके सबकी निगाह, शायद यहाँ से कुछ रिलीफ मिले देश को, जनता को अपने आप मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जुडिशरी के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ कितना बड़ा अभियान चल रहा है और कितने लोग उसमें लगे हैं, पूरी IT सेल लगी हुई है। ये एक अलग मामला है जो यहाँ पे हम नहीं लाएंगे। प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री बोल रहे हैं, निश्चित पॉलिटिकल गेन के लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बहुत हल्के ढंग से लिया है, कांग्रेस ने उसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नहीं चाहती है उनके, आप देखिए इस भाषण के बावजूद भी राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी के जितने भाषण उठा के देखिए, जितनी चुनाव सभाएँ देखिए, उसमें कहीं भी उन्होंने इस मामले को नहीं उठाया है। इस मामले को केवल पार्टी प्रवक्ता के स्तर पर उठाया गया, जिसमें कि मजाक ही उड़ाया गया। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ के, जो लाखों भक्त हैं, करोड़ों भक्त महावीर हनुमान जी के हैं, उनका अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है। और पवन खेड़ा ने भी जेब से अपने निकालते हुए कहा कि मैं भी हनुमान भक्त हूँ, हमेशा लेके घूमता हूँ। लेकिन पीएम ने जो है जिस तरह अपमान किया है वो हिंदू समाज नहीं माफ करेगा। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये ISI से संबंधित लोग हैं, ISI सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? हम, अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं।
अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। आज पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको। और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं 2 शब्द कहूंगा, 2 लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वो उसी तरह का दांव खेलने की कोशिश की कांग्रेस ने, जिस तरह की गालियों को लेके बीजेपी और पीएम ने बुलाने की कोशिश की थी, उसका उल्टा जवाब जो है प्रियंका गांधी ने किया था। लेकिन जिस स्तर पे ये पहुंच रहा है मामला, जिस तरह बजरंग बली का नारा लग रहा है, गुजरात में जिस तरह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, ये चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री लोग हैं, ये लोग साधारण लोग नहीं हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे, मैं अपने से कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये आप खुद सोचिए कि क्या हो रहा है। अगर आप सरकार कोई भी आपकी विचारधारा हो, लेकिन आप जो घूम रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, ये सब लोकतांत्रिक अधिकार के तहत है जो संविधान ने दिया है। हम घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं इसलिए कि माहौल ठीक है, तनाव है, लेकिन कोई भी ऐसी घटना नहीं है कि हम मध्य एशिया की तरह के देशों की तरह हमारे घर से निकलना मुश्किल हो जाए, ट्रेन पर चढ़ना मुश्किल हो जाए, बस पे चढ़ना मुश्किल हो जाए। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि धर्म आपकी व्यक्तिगत आस्था है, सड़क पर बैठ के चिल्लाने के लिए और नारा लगाने के लिए नहीं है। धन्यवाद। आप हमारा वीडियो आगे भी देखते रहें और उत्साह बढ़ाते रहें, आपसे यही आशा है। नमस्कार।